बीटल जूज लाल रंग का एक बहुत बड़ा तारा। उबलते हुए प्लाज्मा की ये बॉल हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े और सबसे चमकीले तारों में से एक है। ये सूर्य से लगभग 500 गुना बड़ा है, लेकिन बीटल जूज धड़क रहा है, बड़ा और छोटा होता रहता है। अपने पीक पर ये अपने एवरेज साइज का 800 गुना हो जाता है। अगर ये तारा एक बकेट होता तो इसमें लगभग 30 करोड़ सूर्य समा सकते हैं, भले इसका वजन केवल 17 गुना ज्यादा है। वैसे धरती यहाँ से करीब 500 प्रकाश वर्ष दूर है। हम अपने प्रकाश से भी तेज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं और बीटल जूज के सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ सेकंड में हम पहले 2,40,000 मील की यात्रा कर चुके हैं और अब चंद्रमा के करीब हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर 9.5 चक्कर। एक पारंपरिक रॉकेट से चलने वाले अंतरिक्ष यान को यहाँ पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। हम अभी मंगल के पास हैं। रेड प्लैनेट की उड़ान में आमतौर पर लगभग 7 महीने लगते हैं। कई रोवर अब यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही पहली बार उड़ने वाला ड्रोन इंजेनिटी भी मंगल की सतह पृथ्वी से 3 गुना छोटी है। ये प्लैनेट भी 10 गुना हल्का है। लोगों को उम्मीद है कि यहाँ जल्द ही एक इंसानी कॉलोनी बन जाएगी। मंगल के ठीक आगे हमें स्पेस रॉक से बचना है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसमें अलग साइज और शेप के मलबे और स्पेस ऑब्जेक्ट शामिल हैं। उनमें से सबसे बड़ा सिरेस है। इसका सरफेस अर्जेंटीना के एरिया से थोड़ा बड़ा है और इसका वजन चंद्रमा का करीब 1% है। पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट का कुल वजन चंद्रमा की तुलना में 25 गुना कम है। इसके बाद हम गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न को पार करते हैं। ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट हैं। वे सबसे भारी भी हैं, भले ही उनके पास ठोस सतह ना हो। फिर हम यूरेनस और नेपच्यून से होकर ट्रैवल करते हैं। उन्हें आइस जायंट कहा जाता है। वहीं सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर हम प्लूटो को देखते हैं। इसे कभी पूरा प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब ये प्लैनेट की लिस्ट में भी नहीं है। उसके बाद हम अपने घर से 4.3 अरब मील दूर हैं। न्यू होराइजन स्पेस को यहां तक पहुंचने में करीब 9 साल लगे थे। अपनी सीट कसकर पकड़ लें, हम स्पीड तेज कर रहे हैं। हम कुइपर बेल्ट से गुजर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और आइस ब्लॉक हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का कुछ सबसे पुराना बिल्डिंग मटेरियल है। अरबों साल पहले हमारी पूरी दुनिया इन एस्टेरॉइड के बादलों की तरह दिखती थी। हम डार्क स्पेस होकर आगे की यात्रा कर रहे हैं और सोलर सिस्टम के किनारे तक पहुंच रहे हैं, हेलियोस्फीयर। इस समय हम सोलर विंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब यह धीमा होना शुरू हो जाता है। इंटरस्टेलर विंड से टकराता है और गर्म हो जाता है। इसे टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। वॉयेजर एक स्पेस दिसंबर 2004 में इस पॉइंट तक पहुंचा था। हम उन रीजन में जा रहे हैं जहां हेलियोस्फीयर खत्म होता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। ये हेलियोपॉज है। 2012 में वॉयेजर ने इस बाउंड्री को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला इंसान का बनाया पहला ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन वॉयेजर से इस घटना की रिपोर्ट करने वाला मैसेज बहुत ज्यादा दूरी के कारण पृथ्वी पर करीब 1 साल बाद आया। वॉयेजर 1 को इस यात्रा में 35 साल लगे। लीजिए, वो यहाँ है। प्रोब एक कार जितना लंबा है और इसका वजन 2 मोटरसाइकिलों जितना है। आप इसके खोल पर एक सोने की प्लेट देख सकते हैं। ये संभावित सभ्यताओं के लोगों के लिए एक मैसेज है। इसमें पृथ्वी के लैंडस्केप, इंसान की भाषा की रिकॉर्डिंग और हमारा डीएनए है। 2021 में वॉयेजर बीते 43 सालों से काम कर रहा है। प्रोब ने 14 अरब मील की यात्रा कर ली है। ये 152 बार पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बराबर है। वैसे अभी भी 48,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में अपना रास्ता तय कर रहा है। अब हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार के करीब पहुंच रहे हैं। ये प्रॉक्सिमा सेंटारी है। हम घर से इतनी दूर हैं कि इस दूरी को तय करने के लिए प्रकाश को भी 4 साल से ज्यादा समय लगेगा। अगर हम एक पारंपरिक रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस यात्रा में हमें 73,000 साल लगेंगे। हम यहाँ पहुंचने का कारण प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नाम का पृथ्वी जैसा प्लैनेट है। ये पृथ्वी से 10% बड़ा और थोड़ा भारी है। ये अपने मेजबान तारे के रहने योग्य जोन में है। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट पर पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है और यहाँ जीवन हो सकता है। लेकिन इस तारे से कभी कभी ज्वालामुखी उठते हैं। हाल ही में इसकी चमक लगभग 1000 गुना बढ़ गई। उस समय इसने इतना रेडिएशन निकाला कि भले ही प्लैनेट पर जीवन के कुछ रूप हो, लेकिन उनका वजूद समाप्त हो गया होगा। अब हम धरती से 8 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर हैं। हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस है। सच में ये इतना चमकीला है कि आप इसे दिन में भी देख सकते हैं। लेकिन असल में वास्तव में 2 तारे हैं, सीरियस ए और बी।
वे ग्रेविटी के कॉमन सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैसे ये तारे लगभग 5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। ये पृथ्वी पर किसी टॉप ऑफ द लाइन सुपर कार की मैक्सिमम स्पीड के बराबर हैं। पहुंच गए। अब हम धरती से 39 प्रकाश वर्ष दूर एक रहने लायक प्लेनेट पर आ गए हैं। ये ट्रैपिस्ट 1d है। इसका मेजबान तारा एक सफेद बोना तारा है। ये एक ठंडा तारा है जो सूर्य से 10 गुना छोटा और हल्का है। इसके चारों ओर 7 प्लैनेट हैं, लेकिन ट्रैपिस्ट 1d पृथ्वी से सबसे मिलता जुलता है। ये केवल 30% छोटा और 3 गुना हल्का है, लेकिन इसकी एक सतह चट्टानी है और यहाँ का तापमान 48 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप यहाँ हल्की जैकेट पहनकर ठीक महसूस करेंगे। यहाँ पहाड़, समुद्र और महासागर हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये प्लैनेट इंसानों की कॉलोनी के लिए सही हो सकता है। लेकिन पारंपरिक रॉकेट का इस्तेमाल करके यहाँ पहुंचने में लगभग 6,77,000 साल लगेंगे। ये रहा हमारा लक्ष्य, बीटलजूज। अभी अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से यहाँ यात्रा करने में लगभग 8.7 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह तारा इतना बड़ा है कि हमारा जहाज किसी बड़े समुद्र तट पर रेत के दाने जैसा दिखता है। इस तारे के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें समय से पीछे हटना होगा। सबसे पहले एक ब्यूटीफुल नेबुला था। ये बहुरंगी अंतरिक्ष धूल और मलबे का बादल है। फिर वो अपने ही भार के नीचे सिकुड़ने लगा। नेबुला के मूल में एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ, बूम, और तारे का जन्म हुआ। सबसे पहले बीटलजूज बहुत बड़ा और गर्म था, लेकिन इसका विस्तार नहीं हुआ और स्थिर रहा। आइए इसके सेंटर में देखें। स्टार के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा पैदा करते हैं। ये एनर्जी उस बल को उत्पन्न करती है जो तारे की दीवारों को बाहर की ओर धकेलता है और उसके विस्तार का कारण बनता है। लेकिन साथ ही स्टार बहुत भारी होता है, इसलिए ग्रेविटी इसे बाहर से धक्का देती है। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं तो स्टार स्थिर रहता है। लेकिन समय के साथ तारे का ईंधन, हीलियम और हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। तभी कोर में भारी एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन में शामिल होते हैं। जब वे जलते हैं तो वे ग्रेविटी की तुलना में ज्यादा एनर्जी और हीट छोड़ते हैं। इससे तारे का विस्तार होने लगता है। अभी बीटलजूज के साथ यही हो रहा है। ये पहले से ही इतना बड़ा है कि यदि आप इसे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रखते हैं तो इसका किनारा मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट को छुएगा। बीटलजूज का विस्तार तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये अपने ईंधन को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देता। तब ग्रेविटी जीतेगी, स्टार साइज में सिकुड़ जाएगा और फिर एक बहुत बड़ा बूम क्रिएट होगा। एक सुपरनोवा विस्फोट इतना जबरदस्त होगा कि बीटलजूज रात के आकाश में चंद्रमा की तुलना में ज्यादा चमकीला होगा। सौभाग्य से पृथ्वी लोगों को कोई नुकसान पहुंचने के लिए विस्फोट से बहुत दूर है। विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ की एक मजबूत धारा 60 लाख साल बाद ही सोलर सिस्टम तक पहुंच पाएगी। फिर भी सोलर विंड इस प्रवाह को रोक देगी, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। अगले 10,000 सालों में किसी भी समय बीटलजूज के फटने की संभावना है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कई सालों में भी नहीं होगा। बीटलजूज के विस्फोट से कुछ पल पहले वापस एक और दिलचस्प सिनेरियो हो सकता है। ग्रेविटी तारे के बड़ी सी कोर को इस तरह की फोर्स से कंप्रेस कर सकता है कि उसके स्थान पर एक ब्लैक होल दिखाई देगा। ब्लैक होल यूनिवर्स में सबसे भारी ऑब्जेक्ट है। उनके पास यकीन से परे ग्रेविटी फोर्स है। उनके ग्रेविटी के जाल से प्रकाश भी नहीं बच पाता है। बीटलजूज ब्लैक होल, कॉस्मिक धूल और तारे में जो कुछ भी बचा है उसको खाना शुरू कर देगा। ये सारा मलबा और अन्य तारों का प्रकाश बढ़ते हुए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जम जाएगा। इतिहास में पहली बार हम इस रहस्यमयी वस्तु के जन्म को देख पाएंगे। लेकिन वास्तव में ब्लैक होल बनने के लिए बीटलजूज बहुत हल्का है। सबसे अधिक संभावना है विस्फोट के बाद यह एक सफेद बोने स्टार में बदल जाएगा, जो तब तक धीरे धीरे फेड होता जाएगा जब तक यह गायब ना हो जाए।